इसी टॉपिक के साथ मैं आशा बोमोलॉजी को इनवाइट करता हूं। जो डायलॉग इनका है, ये डायलॉग इनके मुंह से सुने तो ज्यादा बेटर रहेगा। आशा जी प्लीज एक बार क्लैपिंग हो जाए आशा जी के लिए। समय कितना बदल गया है ना। पहले जो जब लड़कियों की शादी होती थी तो वो ये सोच के डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आज बेचारी सास की नींद उड़ जाती है ये सोच के कि बहू कैसे मिलेगी। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो उस बेचारी लड़की के लिए नहीं बदला है जो पहले ये सोच के डरती थी कि सास कैसे मिलेगी, वो आज ये सोच के डरती है कि बहू कैसे मिलेगी। नमस्कार, मैं आशा बमोला आप सबका लाल किताब गोष्ठी पार्ट 2 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं रूपचंद जोशी जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और तत्पश्चात मैं अपने लाल किताब के सभी गुरुजनों पंडित सेवाराम जयपुरिया जी, उमेश शर्मा जी, कुंवर सर और दीपक गुरु जी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ। देखिए, पहले जब शादियाँ होती थी तो घरों में खुशी का माहौल होता था। सारे रिश्तेदार जो थे एक हफ्ते पहले ही आकर के घर में धमा चौकड़ियाँ मचती थी, हंसना गाना नाचना ये सब कुछ होता था और रूठना मनाना भी होता था। कभी फूफा जी रूठ गए, कभी जीजा जी रूठ गए, तो ये सब भी चलता रहता था। लेकिन आजकल जो है शादी के टाइम पे जो वो होता है माहौल होता है वो थोड़ा सा बेरंग सा लगता है, क्योंकि एक तो रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं है कि वो एक एक हफ्ते पहले आकर के आपके साथ एंजॉय करें। दूसरा, जो लड़का या लड़की जो शादी के लायक हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं अभी हमें शादी करनी नहीं है, पहले हम अपना कैरियर सेट कर लें, थोड़ा मौज मस्ती कर लें, पता नहीं शादी के बाद ये सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शादी में बहुत सारी परेशानियाँ, आज जो लोग डर रहे हैं शादियों से कि शादी करें नहीं करें, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी हैं। कई बारी क्या होता है कि आपस में समझ नहीं बन पाती है, क्योंकि परिपक्वता के बाद शादियां होती हैं आजकल, तो एक दूसरे को समझने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ये लगता है कि रिश्ता कैसा रहेगा, मधुर रहेगा नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, किस तरीके का रहेगा, कहीं तलाक तो नहीं हो जाएगा, और अगर बच्चे हो गए तो बच्चों का क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जीवन में उनकी चलती रहती हैं। यकीन मानिए, अगर आप जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं वो वर और वधू के जो लड़का और लड़की हैं उनके अगर अशुभ ग्रहों के जो उपाय हैं वो शादी से पहले कन्यादान के समय, विवाह विवाह के समय जब कन्यादान का संकल्प होता है उस समय यदि वो मंदे ग्रहों का उपाय यानी अशुभ ग्रह जो कुंडली में है उनका उपाय कर लें तो कभी भी वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है कि वर और वधू के जो भी अशुभ ग्रह हैं उनसे संबंधित जो धातुएं हैं या रत्न हैं उसको आपने दो दो का सेट करके लेना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आप उसका वजन ले रहे हैं वो बराबर का हो। ऐसा ना हो कि कोई 5 रत्ती का है तो कोई आप 6-7 रत्ती का ले रहे हैं। अगर एक रत्न या जो भी आप ले रहे हैं 5 रत्ती का है तो 5.25, 5.5, पौने 6 भी चल सकता है, बट 6, 6.5 या 7-8 का ना रखें। इसके बाद आप 2 पोटलियाँ बनाइए। पोटली बनाने के लिए आपको लाल रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। 2 पोटलियाँ बनाने के बाद एक पोटली में जो भी पत्री में अशुभ ग्रह हैं वो रत्न उसमें रख दीजिए, दूसरी पोटली को भी खाली ही रहने दीजिए। इसके बाद जब कन्यादान का समय आएगा तो कन्या के पिता या भाई या परिवार का कोई भी रिश्तेदार जो कन्यादान कर रहा है, पंडित जी जब कन्यादान का संकल्प करते हैं तो ये पोटलियाँ कन्या के दाहिने हाथ में रखें और जो इसमें 2-2 रत्न हमने डलवाए थे, एक रत्न को उसी में रहने दें, दूसरे रत्न को जो दूसरी पोटली खाली थी उसमें डाल दें। और इसके बाद जब कन्या विदा हो रही है तो इन रत्नों को आप किसी बहते पानी में डालें। बहता पानी नदी का भी हो सकता है, झरने का भी हो सकता है, बट कई बार क्या होता है कि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं वहाँ पर बहता पानी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें,
ऐसे में आपको जो कन्या के पिता भाई जो है किसी नदी का पानी लेकर के, और जो विदाई का स्थान है वहाँ पर बाहर किसी बर्तन में वो पानी ला करके रखें, और जब कन्या विदा हो रही है तो वो कन्या एक पोटली उस पानी के उसमें डाल दें। और पिता या भाई कन्या के ससुराल पहुंचने से पहले वो जो पानी है उसी नदी में जहां से वो लेकर के आए थे वापस उस पोटली के साथ डाल दीजिए। कन्या, ये जो वधू है या जो लड़की जिसका विवाह हुआ है, इस पोटली को संभाल के रखे। यदि दुर्भाग्यवश अगर ये पोटली चोरी हो जाती है या कहीं गुम हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है या कोई वहम की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से इस तरीके से ये रत्न को माता पिता से भी ले सकते हैं, और अगर माता पिता नहीं है या वो नहीं दे सकते तो आप जो है अपने आप भी खरीद सकते हैं। बट अब आपको रत्न 2 नहीं लेने हैं, एक एक रत्न आप रखेंगे, और इन्हें आप अगर संभाल करके रखेंगे तो यकीन मानिए आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। जो मंदे ग्रह हैं वो शांत रहेंगे। कौन से ग्रह के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, ये अभी जो जितने वक्ता यहाँ पर गए हैं हर किसी ने बताया है कि किस ग्रह की चीज़ें क्या क्या हैं, बट फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार बताना चाहूँगी। सूर्य के लिए आप तांबे के 2 टुकड़े ले सकते हैं। मंगल के लिए आप मूंगा ले सकते हैं। बुध के लिए आप पन्ना ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पन्ना बहुत कॉस्टली है, वह हमारे सामर्थ्य के बाहर भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम लाल रंग की 2 फिटकरियाँ भी ले सकते हैं। गुरु के लिए सोने के 2 टुकड़े आप ले लीजिए जो बराबर वेट के होने चाहिए। लेकिन यदि सोना लेने में भी अगर कोई किसी का सामर्थ्य नहीं है तो केसर या फिर हल्दी की गांठें वो ले सकते हैं। केतु के लिए जो है लहसुनिया आप लीजिए, और राहु के लिए हमें चांदी की ईंट लेनी है, लेकिन ये हमें जल प्रवाह नहीं करना है। राहु पत्री में और भी ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर उनकी स्थिति में अगर हम उसी कन्या के विवाह के समय उनका उपाय कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। शनि के लिए हमें स्टेनलेस स्टील का छल्ला लेना चाहिए या उसका टुकड़ा लेना चाहिए स्टेनलेस स्टील का। बुध अगर 12 हो तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के 2 छल्ले लेकर के, एक छल्ला जल प्रवाह करके और दूसरा छल्ला उसी समय छोटी उंगली में पहन लेने से बुध का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से शुक्र अगर 4 में हो तो ये कहा जाता है कि शादी के 4थे महीने बाद दूसरी शादी करनी चाहिए। दूसरी शादी का मतलब किसी दूसरी कन्या से नहीं है, अपनी ही पत्नी से नाम बदल के दोबारा विवाह करना चाहिए, ताकि ये जो दोष है ये समाप्त हो जाए। आप घबरा देते हो। मेरा जो वो था विषय जो मैं बता रही थी आपको कि अगर पत्री में इस तरह की मंदे ग्रह, अशुभ ग्रह हैं तो आप उनका उपाय अगर कन्यादान के समय कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। और मैं ऐसा बहुत सारे जो वर वधू हैं उनको ये उपाय करवा चुकी हूँ और सच में उनके जीवन में बहुत ही खुशहाली है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने गुरु श्री दीपक गुप्ता जी को बोलती हूँ कि वो इस पे और थोड़ा सा ज्ञान डालें, क्योंकि जो उनका स्टाइल है बोलने का वो दिमाग में छप जाता है। दीपक जी। धन्यवाद धन्यवाद। शादी हो गई, परेशानी है, झेलो। बचना है तो दूसरी करो, जब दूसरी करनी है फिर मंदे ग्रह के उपाय करो। और नहीं हुई है तो जैसे कि हमारे बीच एक को तो मैं कुंवारे लड़के को जानता हूं, इसकी शादी होनी और मंदे ग्रह के उपाय करने हैं, ठीक है ना अश्विनी जी? ध्यान रखना बेटे की शादी जब करनी है तब। ये बात भी सही है। तो शादी के मंदे ग्रहों के उपाय केवल और केवल शादी के समय कन्यादान के टाइम पर ही किया जाए तो ज्यादा बेटर है। अशुभ ग्रह के प्रभाव को कम तो किया जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। तो कोशिश करेंगे हम उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे।